तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ प्रोबेबिलिटी एंड ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। दैट इज अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो लॉजिक यूज करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी हमको एक नंबर बताता है अबाउट चांस ऑफ समथिंग्स हैपनिंग। कुछ एक होता है कि नहीं होता है, होने या ना होने के चांस को एक नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करके हमें आपको बताता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक इवेंट है, एक घटना है कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो अगर एक बार कॉइन टॉस किया तो क्या आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? दो आउटकम्स हो सकते हैं। एक होता है या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है इस इवेंट में? 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका हेड्स आता है, दैट इज चांस ऑफ गेटिंग हेड एक कॉइन टॉस में, तो क्या इज इक्वल्स टू होता है आउटकम्स विथ एच डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच मतलब एच कितने बार आ सकता है आपके टोटल आउटकम्स में से? आउटकम है एक बार आपका हेड्स और एक है टेल्स, उसमें से एक ही पॉसिबल है, दैट इज 1। तो ऊपर आ गया 1, नीचे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 2। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो 1/2 इसको कहते हैं हम क्या? प्रोबेबिलिटी। 1/2 0.5, या फिर इसको परसेंट में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50%। मतलब अगर एक कॉइन टॉस करते हो आप तो 50% चांस है कि हेड्स आए, तो टेल्स आने का कितना चांस होगा? टोटल होगा आपका 100%, 50 हो गया हेड्स का, तो टेल्स का कितना हो जाएगा? टेल्स का भी 50%। एक दूसरा इवेंट देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक डाइस है एंड अगर एक डाइस को रोल करते हैं हम लोग तो इस इवेंट में टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपके पास 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। ये 6 आपके पास टोटल आउटकम्स हैं एक बार डाइस को रोल करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं डाइस रोल करता हूं तो जो नंबर आता है सबसे ऊपर वो एक इवन नंबर है, तो उसके लिए क्या होगा? इवन आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हमें देखना क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इवन की। तो इवन आउटकम कौन कौन से हमारे टोटल आउटकम में? 2, 4 और 6। मतलब ऐसे 3 इवेंट हैं जिसमें इवन आ सकता है। तो ऊपर आया मेरा 3, नीचे क्या आ गया? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो हमने देखा कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो या तो हेड्स आ जाए या फिर एक टेल्स आ जाए। तो अगर मैं हेड्स का निकालना चाहूँ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हेड्स पर प्लस टेल्स। मतलब मैंने अगर कॉइन टॉस किया है तो कितने बार हेड्स आया है ऊपर लिखा है, नीचे नीचे मैंने लिखा है उसके डिवाइड करके क्या? टोटल आउटकम, दैट इज टोटल हेड्स प्लस टोटल टेल्स, जितने भी आउटकम है उनका सम, प्लस टी टेल्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या होगा? इज इक्वल्स टू सेम जैसा हेड्स में था, टेल्स अपॉन हेड्स प्लस टेल्स। अगर दोनों को ऐड किया तो आ गया मेरे पास 1। अब एक इवेंट में जिसमें दो ही चीज हो रही थी, या तो हेड्स आ रहा था या टेल आ रहा था, अगर दोनों को प्रोबेबिलिटी को मैं निकाल के ऐड करते हूं तो मेरे पास क्या आता है? 1। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मेरे पास दिया है कि प्रोबेबिलिटी जीतने की है 0.7, तो प्रोबेबिलिटी हारने की कितनी होगी? ये दो ही चीज हो सकता है, या तो जीते या तो हारे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर मेरे को विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.7 दी है तो लूजिंग की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.7, बिकॉज विनिंग प्लस लूजिंग शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल इवेंट्स इसमें कितने हैं? विन प्लस लूज। तो हमारे पास पी लूजिंग कितना आ गया? 0.3। देन हमारे पास इसमें आता है एक डेक ऑफ कार्ड्स। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, सबसे पहले समझना है होता कैसे है। हमारे जो कार्ड्स होते हैं, दैट इज ताश के पत्ते होते हैं, उनमें होता क्या है? उनमें हमारे पास अगर कार्ड देखोगे तो आपको ये 4 सिंबल दिखाई देंगे। एक होगा हार्ट, एक डायमंड, एक होगा एस, एक होगा स्पेड्स। तो पान, ईटा, हुक्म और चिड़ी, ये 4 टाइप के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। अब टोटल एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और हर एक टाइप का जो कार्ड है, दैट मीन्स हार्ट, डायमंड, एस और स्पेड, वो कितने बराबर होते हैं? दैट इज 52 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 13। सो 13 टाइप के कार्ड होंगे हार्ट में, डायमंड में, एस में और स्पेड्स में। अब जितने भी ये कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ट में देखूं तो टोटल कार्ड का जो सीक्वेंस होता है वो ऐसे होता है। सबसे पहले आता है राजा, दैट इज किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, दैट इज गुलाम। तो राजा, रानी, गुलाम, फिर उसके बाद नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अब टोटल कितने कार्ड हो गए हमारे? 1 से 10 तक ये रहा, फिर 3 कार्ड हो गए जैक, क्वीन और किंग। वैसे ही डायमंड में भी वही होगा, सेम टाइप्स ऑफ कार्ड्स होंगे, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? जब आप इनके कार्ड को देखोगे तो इनके ऊपर जो सिंबल बना होगा, पहले वाले में क्या होगा? अगर पहले वाले केस में देखो, हार्ट वाले केस में, हार्ट वाले कास्ट का जो जैक का कार्ड होगा उसमें क्या होगा? उसमें जैक होगा लेकिन उस पर एक दिल बना होगा। वेराज अगर मैं जैक को देखूं जो डायमंड में है तो क्या होगा? जैक होगा उसमें लेकिन उसमें डायमंड बना होगा रेड कलर से। तो दो हमारे पास है रेड कलर के कार्ड, हार्ट और डायमंड टाइप के, 13 है दोनों में, मतलब 26 रेड है हमारे पास। और ब्लैक कितने हैं? ब्लैक है हमारे पास एस और स्पेड्स। जैसा कि हमने देखा
हार्ट में था 3 टाइप के कार्ड थे, किंग, क्वीन और जैक। तो जब भी आप गड्डी देखोगे तो 1 से 10 तक तो आपको नंबर दिखेगा। फिर उसके बाद आपको आता है 3 ऐसे कार्ड होंगे जिसमें फोटो बना होगा, एक होगा जैक का, एक होगा क्वीन और एक होगा किंग का, राजा, रानी और गुलाम। तो वैसे ही दिल वाले केस में भी हमारे पास ऐसे ही 3 कार्ड होंगे, डायमंड में भी 3 होंगे, एस में भी 3 होंगे और स्पेड्स में भी 3 होंगे। और इन कार्ड्स को जिन पे चेहरे बने होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, फेस कार्ड्स। बाकी सब कौन से हमारे नंबर वाले कार्ड है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, ईच सूट में हमारे पास होगा 3, तो 3 4 12। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, 13 4 52। अगर आपसे कहे कि आपको चाहिए ब्लैक कलर का किंग, तो ब्लैक कलर के किंग आपके पास कितने होंगे, आपके पास एक एस में होगा किंग और एक स्पेड्स में होगा किंग। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड इज इक्वल्स टू 455, टेल इज इक्वल्स टू 545, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उस इवेंट के होने के कितने चांसेस है। तो यहाँ बता रहा है हमको कि अगर मैंने 1000 बार कॉइन को टॉस किया है तो 455 बार आया है मेरा हेड और 545 बार आया है मेरा टेल। तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछे मेरे से हेड की तो क्या होगी, नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार हेड आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, 1000 आउटकम है, क्योंकि हमने उसको 1000 बार टॉस किया है। तो या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा, हेड या टेल ऐसे करके टोटल 1000 आउटकम होंगे। उसमें से ऐसे कितने आउटकम है जिसमें हेड आया है, तो वो है 455। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स आता है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास कितना है, 455। वैसे ही अगर मैं टेल्स में देखूँ तो क्या हो जाएगा, टेल्स में भी वही नंबर ऑफ टेल्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। वैल्यू पुट करेंगे मेरे पास आगे क्या तो होगा, 455 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो गया, 455 प्लस 545। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे मेरे पास ऊपर आया क्या, 91/200 और टेल्स कितना आ गया, 109/200। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.73, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो मैंने जैसे हमने पहले समझा था कि क्या, दो ही चीज हो सकता है, या तो जीतोगे या हारोगे, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का 1। तो पी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस पी ऑफ विनिंग। पी ऑफ विनिंग 1.73 डाला मैंने वैल्यू, मेरे पास आ गया क्या, 0.27 या फिर 27% भी कह सकते हैं इसको। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजन इज पुट इन अ बॉक्स and one letter is drawn at random, the probability that the letter A is। मतलब अगर हमारे पास एक बॉक्स है उसमें RAMANUJAN ये सारे जो हमारे पास लेटर्स है इनका एक एक लेट्स से हमारे पास एक शेप रखा हुआ है और वो एक डब्बे में डाल रखा है हमें, और बोल रहा है क्या, हमने हाथ डाला और एक लेटर रैंडमली उठाया है, तो बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए होने के उसके कितने चांसेस हैं। तो टोटल हमारे पास आउटकम क्या होंगे, आप अगर डब्बे में हाथ डालो और निकालो तो आपको टोटल कितने तरह के आप लेटर्स निकाल सकते हो। आप याद क्या निकाल लोगे इनमें से, RAMANUJAN, इतने सारे आपके पास पॉसिबल आउटकम है। ये है आपके पास टोटल आउटकम। आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, ए लाने की। तो आप ए कितने तरीके से उठा सकते हो, आपको दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, 1 2 3 बार हमारे पास ए उसमें रखा हुआ है, तो आप 3 तरीके से उठा सकते हो सके आप आर और एम के बीच वाला वो वाला ए उठा लो, हो सके एम के बाद वाला, तो ऐसे आपके पास 3 ए होंगे टू चूज फ्रॉम। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास लेटर्स है। तो मैंने कहा पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एज डिवाइडेड बाई टोटल लेटर्स। टोटल एज हमारे पास कितना है, 3 डिवाइडेड बाई टोटल लेटर हमारे पास कितना है, 9। क्या आ गया फ्रैक्शन हमारा, 1/3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ABC आर 3/7, 5/9, 1/5 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अगर 7 बार करता है तो 3 बार सही करता है, प्रोबेबिलिटी दिया 3/7। बी की प्रोबेबिलिटी दिया क्या कि 5 बार सही करता है अगर 9 बार ट्राई करे तो, और सी की दे रखी है क्या, अगर वो 5 बार ट्राई करेगा तो 1 बार सही करेगा। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। बोल रहा है कि अगर इन तीनों को एक सवाल दिया गया तो हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सॉल्व करेगा उससे नहीं मतलब है, बस प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ की प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल केसेस है, उसके लिए पॉसिबल केसेस ये है कि या तो ए कर ले या बी कर ले या सी कर ले या ए और बी कर ले या बी और सी कर ले या तीनों कर ले, ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं। तो हम कहूँगा क्या, 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है कि या तो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो। तो अगर मेरे को पी सॉल्व निकालना है, दैट इज सॉल्व हो जाने का, तो मैं उसको 1 अनसॉल्व से माइनस कर सकता हूँ। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करना हमारे प्रोबेबिलिटीज को, क्योंकि टोटल हमारे पास इवेंट क्या होंगे, या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें अगर हम अनसॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसॉल्व। तो अब मैं देखूंगा
कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, मतलब ए भी नहीं कर पाए, बी भी नहीं कर पाए, सी भी नहीं कर पाए। तो टोटल हमारे पास आउटकम क्या हो गया, 1 माइनस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू पी नॉट सी। क्यों? क्योंकि पी अनसॉल्व है। मेरे को दिया गया 3/7 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग, तो पी ऑफ ए डैश मतलब ए का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट सॉल्विंग हो जाएगा क्या, 4/7। वैसे ही बी का क्या हो जाएगा, 5/9 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सॉल्विंग क्या हो जाएगा, 4/9। क्यों? 1 से माइनस करेंगे हम, 1 माइनस 5/9 क्या हो जाएगा, 4/9। वैसे ही सी का क्या दिया है, 1/5, तो पी ऑफ सी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/5। अब हम चाहते क्या है, ना ए सॉल्व करें, ना बी सॉल्व करें, ना सी सॉल्व करें, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने और 1 से माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ सॉल्व। अपने को पी ए दिया है, तो पी ए डैश कैसे निकाला हमने, 1 से माइनस कर दिया। वैसे ही पी बी में, पी सी में सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ गया आंसर, 251 डिवाइडेड बाई 315। क्वेश्चन में कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब आप एक कॉइन टॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप n नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस करते हो साइमल्टेनियसली, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 पावर n। कैसे? क्योंकि जैसे आप मान लो एक बार कॉइन टॉस कर रहे हो, तो टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 बार कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, वापस 2 करोगे आप, क्योंकि पहले वाले में हेड या टेल मतलब 2, दूसरे वाले में वापस हेड या टेल मतलब 2। 3 बार करोगे तो क्या होगा, फिर वापस एक और हेड या टेल में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया, हेड एंड टेल पहले का, हेड एंड टेल दूसरे का, हेड एंड टेल तीसरे का। क्या हो रहा है, 2 का पावर ही लगा रहे हो। तो अगर आपने 10 कॉइन की है एक साइमल्टेनियस टॉस, तो टोटल आउटकम क्या होंगे, 2 पावर 10। यहाँ क्या बोल रहा है, आपको कितने बार किया, आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया, तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 32। नाउ क्वेश्चन में है कि व्हेन 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर tossed up simultaneously, find probability of getting no tail, at least 1 tail and 1 head। अनबायस्ड कॉइन अगर लिखा रहेगा, अनबायस्ड कॉइन या फिर अनबायस्ड डाइस, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसे कॉइन जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मतलब वो बायस्ड नहीं है। मतलब अगर आप उसको इवनली एक 10 लाख बार अगर टॉस करोगे, तो 5 लाख बार हेड आएगा और 5 लाख बाद टेल्स आएगा, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसको कहते हैं अनबायस्ड। बायस नहीं दिखा रहा है किसी एक रिजल्ट के टुवर्ड्स। वैसे ही आता है हमारे पास अनबायस्ड डाइस, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हर चीज के आने की क्या होती है, बराबर होती है। तो दिया है क्या, 2 अनबायस्ड कॉइन है, एक साथ टॉस की है, प्रोबेबिलिटी बतानी है नो टेल की, एटलीस्ट 1 टेल की और 1 हेड की। तो अगर मेरे पास 2 कॉइन है, उनको मैंने टॉस किया, तो मेरे पास टोटल इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। इवेंट हो सकता है मेरे पास की हेड हेड आए, दैट इज दोनों कॉइन दोनों बार टॉस किया, दोनों बार हेड आए। एक है फिर क्या है, हेड आए पहले, फिर आए टेल, फिर आए, फिर पहले टेल आ जाए, फिर हेड, और लास्ट में क्या है, दोनों बार टेल आ जाए। ये टोटल 4 चीजें हो सकती है अगर मैं ये इवेंट करता हूँ। मेरे से पूछ क्या रहा है, टोटल आउटकम क्या हो सकता है इस पूरे प्रोसेस का, जो इवेंट हो रहा है, 2 अनबायस्ड कॉइन को हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, उसका टोटल इवेंट क्या हो सकते हैं, 4, ए बी एंड सी डी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक भी टेल ना आए। तो नो टेल आने के लिए कहाँ दिख रहा है मुझे, एक ही जगह है, दैट इज ए एच एच। तो नो टेल आने के लिए क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जहां नो टेल आ रहा है वो है 1, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं कितने, टोटल पॉसिबल आउटकम है 4, तो डिवाइड हो गया 1/4। और कौन सा इवेंट है हमारा फेवरेबल वाला, वो है हेड हेड का। दूसरा पूछ रहा है क्या, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। तो पी एटलीस्ट 1 टेल क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। क्या, हमारा पहला इवेंट हो गया बी, दैट इज एक टेल है उसमें, सी में भी एक टेल है और डी में 2 टेल है। खाली हमारा अनफेवरेबल इवेंट कौन सा है, पहला वाला, दैट इज हेड हेड। इसमें हमको क्या चाहिए, कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। तो बी सी और डी 3 हमारे पास ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें एक टेल होगा ही, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 4, तो 3/4 हो गया प्रोबेबिलिटी इसका। देन है हमारे पास क्या, 1 हेड, मतलब सिर्फ एक ही हेड चाहिए, 2 3 0 नहीं, सिर्फ एक हेड। तो हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स है, हमारे पास पहला इवेंट है ये बी, दैट इज एच टी, पहले हेड आए फिर टेल आए, और दूसरा इवेंट क्या है कि पहले टेल आए फिर हेड आए। तो 2 इवेंट हो गए हमारे पास 1 हेड के, डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल, टोटल आउटकम्स कितने होने वाले हमारे पास 4, दैट इज ABCD, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। देन क्वेश्चन में कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। मतलब मेरे से बोल रहा है कि अगर मैंने 6 बार टॉस किया है तो क्या हो सकता है, पहले बार में हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, दूसरे बार में भी कुछ भी आ सकता है, ऐसे करके 6 बार टॉस करूंगा मैं। बोल रहा है कि कम से कम मुझे क्या चाहिए, 2 हेड चाहिए, 2 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे केसेस एक्सेप्टेबल है।
एटलीस्ट 2 में क्या होगा, एटलीस्ट 2 में वही होगा, पी ऑफ 0 नहीं होना चाहिए और पी ऑफ 1 नहीं होना चाहिए, तो मैंने 1 से माइनस कर दिया। अगर मैं इसको तीनों को ऐड कर दूं, दैट इज पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस एटलीस्ट 2 में क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 सब कुछ आ जाएगा। तो पी ऑफ एटलीस्ट 2 क्या आ गया मेरा, 1 माइनस पी ऑफ 0 हेड प्लस पी ऑफ 1 हेड। अब मैं पी ऑफ 0 हेड निकाल लूंगा और पी ऑफ 1 हेड निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास टोटल आउटकम क्या होंगे, 2 पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 64। अब अगर मैं देखूं ऐसे तो ये है मेरे पास पहला टर्न, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बार मैंने टॉस किया है। अगर 0 हेड मैं चाहता हूं आए, तो वो आने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है, दैट इज कहीं पे भी 0 ना आए। अब ये तरीका एक ही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जैसे अगर मैं कहता हूं 1 हेड आए, एक हेड आया, तो मैं कहूंगा क्या वो हेड कहाँ पे आया है, दैट इज वो T1 पे भी आ सकता है, दैट इज पहले बार टॉस किया मैंने, पहले बार में ही हेड आए, उसके बाद 2 से 6 तक लगातार जितने भी अटेम्प्ट करूँ उसमें आ जाए मेरा क्या, टेल्स। तो एक तरीका हुआ T1 का, अगर मैं बोल रहा हूँ एक ही हेड चाहिए तो। दूसरा तरीका है क्या एक हेड लाने का, कि मैं T2 में हेड लाऊं, दैट इज दूसरे बार जब टॉस करोगे तुम तब हेड आएगा, तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा TH TH TT। तो वैसे करके ये जो हम हेड लिख रहे हैं वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो टोटल 6 जगह पे जा सकता है। और अगर 0 हेड चाहिए तो किस कहाँ पे जा सकता है, कहीं नहीं जाना है उसको, तो एक ही तरीका है। तो 0 हेड लाने के तरीके कितने हो गए, 1। एक हेड लाने का कितना तरीका हो जाएगा आपके पास, 6। क्यों, क्योंकि आप उस हेड को कहाँ लिखोगे, आप या तो T1 के नीचे लिखो, T2 T3 T4 T5 T6 कहीं भी लिख सकते हो। लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप T3 के नीचे लिख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि आपने 6 बार जब टॉस किया तो पहले 2 बार में आपको आया टेल और तीसरे बार में जाके आपको आया हेड। तो टोटल आउटकम है हमारे पास 64। अगर मैं देखूं पी ऑफ 0 हेड का, तो पी ऑफ 0 हेड आने का कितने तरीके, एक ही तरीका है, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ सकते हैं, 64। और ये टोटल आउटकम जो 64 है ये आएंगे कैसे, ये ऐसे आएगा कि पहले वाला केस है जहाँ पे कहीं हेड नहीं आया है, तो आ गया हमारे पास TT। अब हम कहूँगा एक हेड आ रहा है, एक हेड आएगा तो क्या होगा, अब ऐसे टोटल इवेंट तो 6 होंगे ना, दैट इज 6 बार टॉस किया है, तो यही हो सकता है या तो 0 हेड आए, या एक हेड आए, 2 3 4 5 या 6 हेड आए, ये 6 इवेंट होंगे। 0 हेड में टोटल कितने पॉसिबल केसेस है, 1, दैट इज हेड कहीं ना है तो उसका एक बना। 1 हेड आने में कितना तरीका है, 1 हेड आने में हमारे पास 6 तरीका है। क्यों, क्योंकि हमको एक सिंगल H लिखना है तो कहीं भी लिख दो, 1 से 6 के बीच में, तो 6 तरीका है। अब अगर मैं कहूँगा 2 हेड आने का कितना तरीका होगा, तो उसका क्या होगा, जैसे पहले मैं बोलूंगा कि पहला वाला जो हेड्स है वो आएगा मेरा T1 पे, तो दूसरे वाले के पास कितने जगह बचेंगे, 2 से 6 के बीच में कहीं बचेगा, तो टोटल उसके पास 5 जगह बचा। फिर मैंने बोला कि जो पहला वाला हेड है वो T2 पे है, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सबको अगर सम करोगे, दैट इज यहाँ जो 1 लिखा है वो 1 प्लस 6 ऐसे करके सबका अगर मैंने सम किया तो वो आएगा कितना, 64। वो है हमारा टोटल आउटकम। तो पी ऑफ 0 हेड क्या होगा, हमारे पास एक ही केस है जहाँ पे एक भी हेड ना है, दैट इज 1, तो 1/64। 1 हेड आने के टोटल 6 केसेस है, तो हो गया 6/64 विच इज इक्वल्स टू 3/32। क्वेश्चन ने पूछा है पी ऑफ एटलीस्ट 2, तो 1 से मैं माइनस कर दूंगा, 1/64 प्लस 3/32, आंसर आ गया 57/64। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 देन गेटिंग अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो हुआ क्या, इवेंट हमारे पास क्या है, इवेंट है हमारे पास एक डाई का थ्रो करना। तो टोटल क्या क्या आउटकम हो सकता है अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो, एक ला सकते हो, 2 3 4 5 या 6। इन 6 के अलावा और कोई आउटकम नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या है, 6। अब आपसे पूछ कर प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या, गेटिंग एन इवन नंबर। तो पी ऑफ गेटिंग इवन, इवन आपका कहाँ कहाँ आ सकता है, आपका आ सकता है जब आप दो, जब आपका डाइस में क्या आए, 2 आए, या फिर 4 आए, या फिर 6 आए, ये 3 ऐसे इवेंट है जब आएगा तो कहेंगे हम क्या कि इवन आया है आपका। तो ऐसे टोटल फेवरेबल इवेंट क्या हो गए, इवन वाले हमारे पास 3 हो गए, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6 है, 1 से 6 के बीच कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम हो गया 6, तो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। दूसरा कह रहा है गेटिंग एन नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन कौन सा हमारे पास पॉसिबल आउटकम है, जो ग्रेटर देन 4 हो, 5 और 6, मतलब दो ही ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है जब ग्रेटर देन 4 हो। तो कितना हो गया हमारे पास ऊपर ग्रेटर देन 4 वाले आउटकम 2, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम है 6, तो 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। और वही अगेन अब मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या, अगेन इवन नंबर की बात हो रही है, 2 1, तो 2 4 और 6 ये मल्टीपल है 2 के, टोटल इवेंट कितने हैं 6, तो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 10। मतलब अगर आपने 2 डाइस को फेंका है एक साथ, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि सम 10 आए उन दोनों का ऐड करने पे। मतलब अगर पहले वाले डाइस में लेट्स से 1 आता है और दूसरे वाले में 5 आता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम 6। हमसे पूछ कर रहा है कि ऐसा बताओ कि जब सम 10 आए, तो इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टोटल आउटकम ऑफ एन डाइस क्या होता है हमारे पास, 6 पावर n। जैसे हमारा कॉइन में क्या था, क्या कॉइन में होता था या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा, टोटल 2 पॉसिबिलिटी थी, तो वहां हमारा होता था क्या 2 पावर n। यहाँ हमारे पास क्या है
6 पॉसिबिलिटी है, एक आ सकता है, 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या होता है 6 पावर n। और यहाँ कितने डाइस हम टोटल रोल कर रहे हैं 2, तो टोटल कितने आउटकम आएंगे हमारे पास 6 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 36। अब टोटल आउटकम्स मेरे पास आ गया 36। अब मेरे को चाहिए दैट इज सम शुड बी 10। अब 10 अगर आना है तो मेरे पास जो डाइस है, डाइस में 1 से 6 तक नंबर है दोनों डाइस में, अगर मेरे को 10 चाहिए तो क्या हो सकता है कि मैं पहले फेंकूं तो मेरे पास आए 6 और फिर आए 4। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले मैं फेंकूं डाइस, उसमें आए 5 और दूसरे में भी आए 5। तीसरा पॉसिबल केस क्या है कि जो मैं पहला डाइस फेंकूं उसमें आए 4 और दूसरे वाले में 6। तो टोटल ऐसे हमारे पास कितने इवेंट है जिसमें 10 आ सकता है हमारे पास दोनों डाइस को फेंकने का सम 3। 6 + 4, 5 + 5 एंड 4 + 6। 6 + 4 और 4 + 6 दोनों सेम है, दैट इज टोटल सम 10 आ रहा है, लेकिन इवेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में 6 + 4 में मैंने जो पहला डाई फेंका है उसमें 6 आया है और 4 आया है दूसरे वाले में, वेराज 4 + 6 में पहले वाले डाई में 4 आया है और 6 आया है क्या दूसरे वाले डाई में। तो हमारे पास टोटल इवेंट कौन से हो गए जिसमें 10 आ सकता है इज इक्वल्स टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल्स टू 10 हो गया क्या 3/36, मतलब 1/12। 36 क्या है हमारा टोटल आउटकम। दूसरा है हमारे पास क्या डबलेट्स होना चाहिए, मतलब डबलेट्स मतलब दोनों में सेम आए, तो 6 ही केस है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यही पॉसिबल केस है जिसमें डबलेट आ सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा टोटल ऐसे कितने इवेंट है 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने 36, तो 1/6। दूसरा पूछ रहा है हमसे क्या, उसके बाद पूछ रहा है 2n and 3n, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन साइड एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर साइड। तो ये ध्यान से लॉजिकली सोच के इसको लिखना है, दैट इज हमको कह रहा है पहला वाला नंबर होना चाहिए जो डाइस में आ रहा है वो 2 का मल्टीपल और दूसरा वाला होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो पहले वाले मल्टीपल में क्या कहूंगा हो सकता है 2n की जगह क्या क्या हो सकता है 2 हो सकता है 4 होता है और 6 हो सकता है, यही 3 चीज़ हो सकती है। और दूसरे वाले में क्या हो सकता है 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक ही होता है। तो अगर मैं कहूँगा पहले वाले में आया है 2, तो दूसरे वाले में क्या क्या आ सकता है 3 आ सकता है और 6 आ सकता है, तो 2 3 और 2 6 का एक पेयर बनेगा। तो 2 3 और 2 6 बनेगा तो 3 2 और 6 2 भी बनेगा, जो जैसे असेंडिंग उसमें लिखा है मैंने 2 3 के नीचे लिखा है 3 2, वो है उसका ऑपोजिट। अगर मैं कह रहा हूँ पहले बार में 2 आ रहा है दूसरे बार में 3 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि पहले बार में 3 आए दूसरी बार में 2 आए। तो ऐसे हमारे पास 2 केस बनेंगे हर के। तो पहले मैं करूंगा क्या 2 रखूंगा फिक्स, फिर इधर करूंगा क्या 3 रखूंगा और 6 रखूंगा, फिर क्या करूंगा मैं 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 रखूंगा पहले वाले में फिक्स, फिर क्या करूंगा इधर वापस 3 और 6, तो 4 3 और 4 6, और फिर इनका उल्टा 3 4 एंड 6 4। तो ऐसे करके सारे इवेंट्स मैंने लिखे, मेरे पास टोटल कितने आ गए 11 इवेंट्स। आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे पास टोटल 11 डिवाइडेड बाई 36। फोर्थ में क्या पूछा है हमसे मोर देन 10 एज सम ऑन बोथ डाइस। मोर देन 10 मतलब 11 लाना है या फिर 12 लाना है। 12 लाने का एक ही तरीका है, दोनों में 6 6 आ जाए। 11 लाने का दो तरीका है कि पहले वाले में 5 दूसरे में 6। दूसरा इवेंट क्या है कि पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 5। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 3 इवेंट ऐसे हो गए जो हमको चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 10। टोटल इवेंट्स कितने हैं 36, तो रेशियो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/12। क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 स्पेड्स फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। कार्ड कैसा होता है हमने देख लिया था, 4 सूट्स होते हैं उसमें, हर्ट डायमंड स्पेड और क्लब। ये आपके पास टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं। उसमें आपका हर्ट और डायमंड रेड कलर का होता है और बाकी दोनों कौन से होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। तो रेड आपके पास टोटल कितने कार्ड हैं, रेड अगर 52 के डेक में देखें तो आधे रेड हैं और आधे ब्लैक हैं, मतलब 26 रेड और 26 ब्लैक। और हर एक टोटल सूट कितने आपके पास 4, कौन कौन सा हर्ट डायमंड स्पेड और क्लब। पूछ कर रहा है कि आपने एक ड्रॉ किया है कार्ड वेल शफल्ड कार्ड से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 स्पेड्स, मतलब आपने 2 स्पेड निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा पहला ड्रॉ करोगे, पहले ड्रॉ के लिए होना क्या चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे स्पेड्स की। दूसरे ड्रॉ में क्या होगा वापस प्रोबेबिलिटी देखेंगे, और चाहिए हमको क्या कि दोनों एक साथ हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब पहले वाले केस में टोटल कितने स्पेड्स हैं आपके डेक में, आपके पास टोटल स्पेड्स हैं कितने 13, क्योंकि हर एक सूट के अंदर 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं, किंग से लेके 1 तक जाता है, किंग क्वीन जे 10 से लेके फिर 1 तक, तो ऐसे 13 कार्ड होंगे हर सूट में। स्पेड कितने होंगे टोटल आपके पास 13, उनमें से कोई भी एक निकल जाए आपका काम हो जाएगा, आपको स्पेड्स निकालना है पहला कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग पहला स्पेड क्या होगा 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड हैं कितने जिसमें से आप चूज कर रहे हो 52, तो 13/52 हो गया ऊपर केस में। दूसरे वाले में क्या होगा वापस वही टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। आपने एक स्पेड निकाल लिया पहले केस में, बच कितने गए स्पेड्स,
पहले वाले केस में कितने थे 13, इसमें कितने बच गए होंगे 12। अब आप 12 में से चूज करोगे तो टोटल स्पीड सेकंड वाले केस में कितने होंगे 12 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स पहले था कितना 52, आपने एक स्पीड निकाल लिया तो कार्ड कितना बचा 51, तो इधर क्या आएगा 12/51। तो हमारे पास पहला ड्रॉ का क्या आ गया 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4 और दूसरे में आया क्या 12/51। अब पूछ कर आया दोनों का ये प्रोबेबिलिटी पूछा तो मेरे को क्या करना है, दो स्पीड्स एक साथ लाना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3/51 विच इज इक्वल्स टू 1/17। क्वेश्चन इज दैट वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड उठाया मैंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, वो जिन पे चेहरा होता है नंबर नहीं होता। नंबर किस पे होता है 1 से 10 पे। बाकी जो 3 कार्ड होते हैं राजा रानी गुलाम के क्यू जे वो होते हैं फेस कार्ड। एक सूट में होता है 3 कार्ड, टोटल हमारे पास 4 सूट होते हैं। टोटल कितने हो गए 3 गुने 4 मतलब 12 फेस कार्ड होता है। यहाँ पूछ रहा है अगर एक रैंडमली ड्रॉ किया है तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की। फेस कार्ड है कितने के क्यू जे राजा रानी गुलाम। टोटल सूट्स हमारे पास कितने हैं 4, तो 4 थी 12 फेस कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या आ गया 12/52 विच इज इक्वल टू 3/13। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया है 52 कार्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड एंड अ क्वीन, एक तो लाल हो और ऊपर से रानी हो। दूसरा क्या पूछ रहा है 10 ऑफ अ ब्लैक सूट, ब्लैक कलर का सूट होना चाहिए लेकिन 10 हो। और थर्ड पूछ रहा है एस होना चाहिए, कलर के बारे में कुछ नहीं बोला है। एंड फोर्थ में पूछ रहा है ईदर रेड और किंग, या तो लाल हो या फिर राजा हो। तो सबसे पहले हमारे पास रेड एंड अ क्वीन, मतलब टोटल ऐसे कितने कार्ड होंगे जहां पर रेड भी होगा और क्वीन भी होगा। तो रेड के हमारे पास कौन कौन से सूट है, हमारे पास है हार्ट और हमारे पास डायमंड। इन दोनों में क्या होगा एक एक रानी और एक एक राजा, एक एक गुलाम, एक एक 10 9 ऐसे करके सब कुछ दोनों में आइडेंटिकल होंगे लेकिन इनका सिंबल अलग होगा। क्वेश्चन में बोला क्या चाहिए हमको रेड एंड अ क्वीन, लाल भी हो और एक रानी भी हो। तो एक तो रानी होगी लाल कलर की ईंट में और एक रानी होगी लाल कलर की हार्ट में। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 2। तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गया ऑफ रेड एंड अ क्वीन 2 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। टोटल कार्ड्स हैं कितने आप डेक में से जिसमें से निकालोगे वो है 52, तो 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। फिर आता है हमारे पास क्या 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। अगेन ब्लैक हमारे पास कितने होंगे 2 होंगे, एक होगा हमारे पास क्लब और एक होगा स्पेड्स। इसमें भी सेम के क्यू जे 10 से लेके 9 तक सब इसमें होगा और सेम चीज 10 से लेके 9 तक इधर, और 3 फेस कार्ड इसमें भी रहेगा क्लब में भी। दोनों में कार्ड सेम रहेंगे बस सिंबल अलग होगा। आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ अ ब्लैक सूट। ब्लैक कलर में कौन कौन से आपके कार्ड्स हैं 2 हैं, 13 इस टाइप के 13 इस टाइप का। दोनों में टोटल कितने ब्लैक 10 होंगे 2। पी क्या हो गया हमारा 2/52 विच इज इक्वल 1/26। थर्ड में पूछा है एन एस। एस मतलब क्या होता है इक्का। इक्का किसको कहते हैं हम लोग 1 को कहते हैं। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 को कहते हैं एस या फिर इक्का। इक्का आपके पास टोटल कितने होंगे 4 होंगे, हर एक सूट के अंदर एक इक्का होगा तो 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। देन पूछ रहा है ईदर रेड और किंग। इसका मतलब क्या हुआ या तो रेड हो या किंग हो। तो क्या करूंगा मैं पी रेड प्लस पी किंग माइनस पी ऑफ रेड किंग। ये पी रेड अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड तो क्या होगा बहुत सारे कार्ड होंगे जो रेड होंगे, 2 टाइप के होंगे, एक होगा हार्ट वाला एक होगा डायमंड वाला। प्लस पी ऑफ किंग, पी ऑफ किंग में क्या होगा सारे मैं ब्लैक वाला किंग भी देखूंगा दोनों, दैट इज क्लब और स्पेड्स का ब्लैक वाला किंग देखूंगा। और अगर पी ऑफ किंग में लिख रहा हूं तो मैं वापस से मेरे को रेड हार्ट और रेड डायमंड इसका भी किंग देखना पड़ेगा। तो ये किंग बार बार क्या हो जाएगा रेड किंग ओवरलैप हो जाएगा। तो एक बार मैं पी ऑफ रेड किंग माइनस कर दूंगा। तो पहले आया मेरे पास क्या पी ऑफ रेड, टोटल कितने रेड होंगे आधा मतलब 26/52। पी ऑफ किंग टोटल किंग कितने होंगे हर के सबके अंदर चारों सूट में एक एक किंग होंगे तो 4/52 माइनस पी ऑफ रेड किंग कितने होंगे, रेड किंग टोटल कौन से होंगे एक होगा हार्ट का एक होगा डायमंड का मतलब 2/52। सॉल्व किया मेरे पास कितना आ गया 7/13। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 6 to 50। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 से 50 तक कुछ भी लिखा है आपको निकालना है और देखना है प्रोबेबिलिटी की परफेक्ट स्क्वायर आने की क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कौन कौन से होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन सा हमारे पास इनके बीच में 9 16 25 36 एंड 49। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 मतलब 5 इवेंट है जो फेवरेबल है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास कितने 6 से 50 मतलब 50 माइनस 6 प्लस 1 मतलब 45। तो पी ऑफ एन स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 5/45 विच इज इक्वल टू 1/9। क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज यू हैव 5 डिफरेंट बुक्स ऑन अ शेल्फ।
and you want to arrange 3 of them in a specific order, the number of permutations can be calculated है। तो जब भी हमारे पास दिया रहे कि arrange r items out of n item, जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास 5 बुक है, उसमें से हमको 3 को अरेंज करना है एक एक करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो उसको निकालने का परम्यूटेशन क्या होता है, टोटल परम्यूटेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम और क्या कहते हैं, NPR, या फिर कहते हैं हम क्या, PNR। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, अगर क्वेश्चन में आपको NPR दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 बुक है, उनमें से 3 को अरेंज करना है, तो n है हमारे पास कितना, 5, r है हमारे पास कितना, 3, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया क्या, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या मतलब हुआ, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 60। अब लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स, 8 बार जब गोली चलाता है तो 5 बार मार देता है। अब बोल रहा है कि इफ ही फायर्स 10 शॉट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, अगर वो 10 बार शॉट गोली मारता है तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 बार टारगेट को हिट करे, इसकी क्या है। तो एक तो हम इसको फॉर्मूला के तौर पे समझ सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे इसको हम फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, P ऑफ हिट विच इज इक्वल टू 5/8, सो P ऑफ मिस क्या हो जाएगा, 3/8। सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी दिया क्वेश्चन में कि हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8, 5 बार हिट करेगा तो 3 बार मिस करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्या आ गया मेरा, 3/8। अब ये कर क्या रहा है, टोटल 10 शॉट्स फायर कर रहा है, तो मैं कहूँगा क्या, टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे। सबसे पहला अगर मैं केस देखूंगा, मेरे को क्या ही चाहिए, मेरे को चाहिए कि 10 बार जो शॉट मारेगा उसमें से क्या होना चाहिए, बस 2 बार टारगेट को हिट करे। तो ऐसे कितने सारे पॉसिबल केसेस बना सकता हूँ मैं कहूँगा कि ये सबसे पहला वाला जो अटेम्प्ट करेगा उसमें हिट कर लेगा, तो ये मेरा पहला शॉट है ग्रीन वाला, वो उसमें हिट किया। फिर क्या चाहिए मुझे कि एक और शॉट करे, तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि वो लेट्स से हमारा सबसे सेकंड वाले में हिट करेगा, दैट इज पहले शॉट पे हिट हुआ और दूसरे शॉट पे हिट हुआ। ये टोटल कितने हमारे पास वे हो गया, एक तरीका हो गया 10 में से 2 शॉट करवाने का। एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो हमारा पहला वाला शॉट है वो तो वही रहे, दैट इज पहला वाला मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शॉट करूं और दूसरा मैं शिफ्ट करूं कहाँ, थर्ड अटेम्प्ट में अपने आके शिफ्ट करूं, तो क्या हो जाएगा, एक नया इवेंट ऐसे आके बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो जो सेकंड वाला टिक है वो टोटल क्या, नीचे अगर एक और केस बनाऊं मैं तो उसको मैं एक और राइट शिफ्ट कर सकता हूं। तो ऐसे करके हमारे पास अगर ग्रीन वाला जो बॉक्स, ग्रीन वाला जो सर्कल है उसके अंदर एक टिक फिक्स्ड है, तो सेकंड वाला शॉट वो कहाँ ले सकता है, वो इन टोटल 9 जगहों में से कहीं भी ले सकता है। तो ऐसे कितने केस बन सकते हैं हमारे पास, 9 केस बन सकते हैं। कब, जब पहला वाला शॉट ग्रीन वाला एक जगह पे फिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला शॉट है दैट इज जिसको ग्रीन से सर्कल करा है, वो तो पहले में मैंने अज्यूम करा। एक केस क्या होगा, एक वो भी हो सकता है कि वो उसको मैं सेकंड में मानूं, तो थर्ड केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि मैंने अज्यूम किया है कि वो सेकंड में पहला हिट करे और पहले वाले में हिट ही ना हो। तो अब सेकंड वाला टिक कहाँ कहाँ आ सकता है, इसमें ग्रीन कलर से अगेन मैंने पहला शॉट तो फिक्स हो गया मेरा, अब सेकंड शॉट कहाँ कहाँ मार सकता हूँ, अगेन उसके पास वापस से 9 जगह होंगे, तो इस केस में भी 9 होगा। तो ऐसे करके जो ग्रीन वाला बॉक्स है हमारा वो टोटल कितने जगह पे जा सकता है, वो टोटल जा सकता है 10 जगह पे, 10 जगह पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर एक जगह पे वो चला गया, एक टिक एक जगह चला गया, तो टोटल कितने जगह बचेंगे दूसरे टिक के लिए, 9 जगह बचेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 90, दैट इज ग्रीन का रहेगा 10 और सेकंड टिक कहाँ कहाँ जा सकता है, 9 जगह पे जा सकेगा, तो टोटल बेस होगा 90। अब अगर मैं नंबर 1 और नंबर 3 को ध्यान से देखूं तो नंबर 1 वाले केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने कहा है क्या, ग्रीन वाला सर्कल कहाँ है, फर्स्ट पे, मतलब पहला शॉट है ग्रीन वाला, और दूसरा शॉट कहाँ हो सकता है, हमने कहा कि 9 में से किसी भी जगह पे हो सकता है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है आपको रिप्रेजेंट किया है, सेकंड वाले में कह रहा हूँ कि हिट हो रहा है, हो सकता है थर्ड वाले में हिट हो, और अगर थर्ड वाले में हिट हुआ तो क्या नंबर 1 और नंबर 3 दोनों सेम हो जाएंगे। तो ऐसे करके क्या इनके ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, भले तुम पहले और तीसरे में हिट करो या तीसरे और पहले में हिट करो, बात तुम्हारे लिए बराबर है। तो ऐसे क्या होंगे हमारे पास, ओवरलैप होगा, उस ओवरलैप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका हमको ऑर्डर हटाना पड़ेगा। ऑर्डर कैसे हटाएंगे, ऐसे टोटल हमारे पास ऐसे इवेंट्स है कितने, टिक 2 टिक है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल वेज हमारे पास कितने आ गए, 45। मतलब अगर एक पर्सन 10 बार गोली मारता है, 10 गोली चलाता है, तो टोटल आउटकम्स ऐसे कितने हो सकते हैं जिसमें वो 2 आए, तो ऐसे 45 वेज है। अब अगर मैं कोई भी एक वे को पकड़ूं, जैसे 45 है, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 ऐसे करके 45 तरीके हैं 2 बार शॉट करने के। अब अगर कोई भी एक तरीके को पकड़ूं, लेट्स से मैं पकड़ता हूं नंबर फर्स्ट वाले तरीके को, तो फर्स्ट वाले में हो क्या रहा है, मुझे चाहिए कि पहले और दूसरे दैट इज 2 बार मैं क्या करूं,
हिट करूं और बाकी के रिमेनिंग 8 बार क्या करूं, मैं मिस करूं। तो क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ईच वे का 2 बार हिट और 8 बार मिस। प्रोबेबिलिटी क्या है हिट होने की, 5/8, मिस होने की क्या है, 3/8। हिट कितने बार कर रहे हो, 2 बार, मिस कितने बार कर रहे हो आप, 8 बार। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या किया, 5/8 पावर 2 कर दिया, और इधर भी 3/8 पावर 2। एक तरीके में करने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये। टोटल आपके पास वेज कितने हैं, 45। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 45 इंटू 5/8 पावर 2 एंड 3/8 पावर 8। ये था कॉन्सेप्चुअली समझने का कैसे करते हैं। अब इसको फॉर्मूले के तौर पे इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। वापस हमारे पास सेम क्वेश्चन है, अब इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पी हिट क्या आ गया, 5/8, पी मिस आ गया हमारे पास 3/8। हमें क्या करना है, 10 हमारे पास ऐसे डॉट्स हैं, उनमें से हमको कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। दैट इज कोई भी 2 ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहां हमको टिक मारे। मतलब 10 में से हमको 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, और ऑर्डर से हमको फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज तुम पहले पहला करो और बाद में तीसरा करो, या फिर पहले तीसरा कर लो और बाद में पहला करो। ऑर्डर से हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको 10 में से 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेज ऑफ सेलेक्टिंग R out of n when order does not matter is equals to NCR। इसको हम कहते हैं क्या, NCR। और NCR अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो r फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं हम, ये डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ताकि ऑर्डर को हटाएं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, 90 से 2 को डिवाइड किया था, क्यों, क्योंकि टोटल ऐसे कितने टिक हैं हमारे पास, 2 टिक है, और क्या होंगे उनकी वजह से रिपीटिशन होगा। तो उसके लिए हम r से एक बार डिवाइड करते हैं ताकि ऑर्डर रिमूव हो सके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमारा, 10c2 पूछ रहा है हमसे, बिकॉज 10 में से हमको 2 सेलेक्ट करना है। तो क्या आ गया मेरे पास, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, मतलब 45। टोटल वेज हमारे पास कितने आ गए, 45। ईच वे का हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वे का, दैट इज 2 बार हमको चाहिए हेड और 8 बार चाहिए टेल। तो 5/8 पावर 2 एंड 3/8 पावर 8 विच इज इक्वल टू 1125 इंटू 3 पावर 8 बाई 8 पावर 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द सेम सेट ऑफ 5 बुक्स। अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बोल रहे हैं क्या, टोटल हमारे पास 5 बुक है, उसमें से 2 बुक सेलेक्ट करना है, ऑर्डर नहीं मैटर करता है। तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब हो सकता है मैं पहला और दूसरा सेलेक्ट कर लूँ, हो सकता है मैं पहला और तीसरा कर लूँ, हो सकता है पहला चौथा, ऐसे करके मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे वो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है। और बोल क्या रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब हो सकता है एक केस में बनाऊंगा क्या, कि मैंने सबसे पहले निकाला बुक नंबर 1 और फिर उसके बाद निकाला बुक नंबर 2। दूसरा केस क्या बनाऊंगा मैं, कि सबसे पहले मैंने निकाला बुक नंबर 2 और उसके बाद मैंने निकाला बुक नंबर 1। तो ये अलग अलग केस नहीं है, क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं ऑर्डर नहीं मैटर करता है कि पहले कौन से उठा रहे हो, टोटल आउटकम मैटर करता है कि कौन कौन से बुक उठाए हो। तो 1 2 एंड 2 1 आर सेम। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर हमारे पास स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे हमने पिछले देखा था, सेलेक्टिंग R आउट ऑफ n क्या होता है, इफ ऑर्डर डज नॉट मैटर इज इक्वल्स टू NCR। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 5c2 विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया हमारा क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारे पास, ऊपर रहेगा क्या 5 इंटू 4, नीचे 10। तो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास टोटल 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 6 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। मतलब कम से कम 3 हेड आना ही चाहिए। मतलब कौन कौन से केसेस पॉसिबल एक्सेप्टेबल नहीं होंगे हमारे पास, 0 हेड वाला केस पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि कम से कम 3 चाहिए। 1 हेड वाला भी नहीं एक्सेप्टेबल है, और 2 वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे किसकी, 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। अब कॉइन को टॉस कितने बार कर रहे हैं, 6 बार। तो टोटल हमारे पास आउटकम क्या हो जाएगा, 2 पावर 6। तो एटलीस्ट 3 मतलब क्या होना चाहिए, 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 एक एक बार करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं p ऑफ 0 हेड लाने का कितना तरीका हो जाएगा हमारे पास, p टेल्स का पावर 6। वाई, बिकॉज सबसे पहली बात, 0 हेड को हम कितने तरीके के से लेके आ सकते हैं। एक केस पॉसिबल है, दैट इज हर बार क्या आ जाए हमारा, टेल्स आ जाए, और एक भी बार हेड ना आए। तो इसका एक ही केस पॉसिबल है, और जब ऐसा होगा तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, p ऑफ टेल्स 1/2 होती है। और कितने बार टेल्स लाना है हमको, 6 बार। तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/2 पावर 6। अब अगर हम p ऑफ 1 हेड देखेंगे, तो p ऑफ 1 हेड के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मैं 6 कॉइन टॉस को लिख लूँ, T1 T2 3 क्या रिजल्ट आ रहा है, ऐसे टेबल में बना के लिखूँ, तो क्या होगा, एक हेड चाहिए अगर मेरे को, तो क्या होगा, मेरे को उन 6 में से कोई एक पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने तरीके से कर सकता हूँ, 6 तरीके से। क्यों, क्योंकि मैं कहूँगा क्या, मैंने सेलेक्ट किया पहला पोजीशन, ये पहला केस है, दूसरा पोजीशन किया, ये दूसरा केस, ऐसे करके टोटल मेरे पास 6 तरीके हैं सेलेक्ट करने के। तो सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास हेड लाने के, इज इक्वल्स टू 6 इवन। अब आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन मतलब हमने 6 तरीके से हम एक
हेड सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो 6 तरीका होगा उसमें हर तरीके का कुछ ना कुछ एक प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर मैं एक तरीका देखूं तो क्या होगा फर्स्ट वे में, दैट इज एक हेड चाहिए और कितने चाहिए, 5 टेल चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। टोटल आउटकम कितने हैं, 2 हैं, हेड है या टेल है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी सेम 1/2। और बोल क्या रहा है, हेड हमको चाहिए एक बार, टेल चाहिए 5 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में हम पावर 5 करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ वन में हम क्या करेंगे, वन हेड में पावर 1 इज इक्वल टू आ गया 1/2 पावर 6 अगेन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी की क्या हो गया हमारे पास, एक पोजीशन क्या है 1/2 पावर 6, टोटल 6 पोजीशन है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 6/2 पावर 6। ये था सिलेक्शन का तरीका, कॉन्सेप्चुअली समझ के। डायरेक्ट फार्मूला बेस करना है हमको। अब अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस चाहे तो अब हमको जैसे फॉर एग्जांपल 2 से हेड चाहिए, तो 2 हेड के लिए क्या चाहिए, मेरे पास टोटल 6 थे, 6 में से मुझे 2 पोजीशन सेलेक्ट करना था, तो 62 इंटू सेलेक्ट करने के बाद क्या जो भी पोजीशन होगी उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 बार मेरे को चाहिए हेड और बाकी मेरे को 4 बार क्या चाहिए, टेल। और हेड और टेल दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, तो मतलब दोनों आपस में आकर उनका पावर ऐड ही हो जाएगा। तो टोटल 6 इवेंट है, तो 1/2 पावर 6 विच इज इक्वल टू 15/2 पावर 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटलीस्ट 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस इनका सम कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 22/64 मतलब 21/32। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कोकोनट कैन बी अरेंज्ड। कोकोनट है आपके पास, आपको जंबल करना है इसको, अब बता रहा है आप कितने अलग अलग तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास टोटल एंटिटीज कितनी है जिनको हमको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंटिटीज हैं। अब हमको इनको अरेंज करना है, मतलब मैंने अगर ऐसे करके 7 डैश खींचा, तो इनमें क्या मैं पहले वाले में क्या कर सकता हूँ, जो सबसे पहले वाला डैश है उसमें उसमें कितने डिजिट डाल सकता हूँ, उसमें कितने लेटर में डाल सकता हूँ, मैं इन सातों में से कोई भी एक उठा के डाल सकता हूँ। तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 7। अगर मैंने लेट्स से पहले वाले में एक डिजिट डाल दिया कोई भी एक उठा के, तो क्या हो गया, पहला वाला ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज पहला पोजीशन खत्म हो गया मेरा, वहां एक डिजिट मैंने ऑलरेडी डाल दिया। अब जो दूसरा वाला स्पेस है उसमें उसके पास कितने ऑप्शन थे, टोटल टोटल हमारे पास कोकोनट में मतलब टोटल 6 लेटर थे, 7 लेटर थे, एक लेटर तो चला गया, बचा कितना है, 6। तो सेकंड वाले के पास कितने ऑप्शन थे, टोटल 6 लेटर आ सकते हैं। वैसे ही जैसे ही आ जाएंगे तो क्या होगा, वो भी क्रॉस हो जाएगा। फिर थर्ड वाले के पास कितने ऑप्शन बचेगा, 5 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 6 5 4 3 2 1 ऐसे जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इससे कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 7 फैक्टोरियल। मतलब कोकोनट को हम टोटल कितने 7 फैक्टोरियल वर्ड वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ सी सी और ओ ये रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने पहले बार सी को फिक्स किया है और फिर आए अरेंजमेंट में कि थर्ड सेकंड में वापस सी आया है, तो डज नॉट मैटर मैंने इधर वाले ओ के पहले वाले सी को रखा है पहले या फिर ओ के बाद वाले सी को पहले रखा है, तो वो मेरे को ऑर्डर हटाना पड़ेगा क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो टोटल हमारे पास क्या है, 2 सीज हैं एंड 2 ओज हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 1260। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड रिप्लाई, one which ends with y, which ends with starts with r, whose letter l is always in middle, which starts with r and ends with y। टोटल आपके पास कितने लेटर्स हैं, r e p l y 5। आपको इन 5 लेटर्स को अरेंज करना है और बता रहा है कि कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो कि लास्ट में आपके आए y। तो अगर मैं पहला केस देखूं तो मुझे चाहिए क्या, लास्ट में y, मैं लास्ट में अगर y डाल दूंगा तो क्या y वाला पोजीशन तो वेकेंट हो गया, फिक्स हो गया। बचे कौन से, ये 4 पोजीशन बचे हैं, कोई भी एक पोजीशन पकड़ूं, लेट्स से सबसे पहला वाला पोजीशन पकड़ता हूं, तो बचे हुए मेरे पास कौन कौन से लेटर्स है, आर ई पी एल। तो 4 चीजें वहां आ सकती है, या तो मैं आर डालूं या ई डालूं या पी डालूं या एल डालूं। जैसे ही मैं उठा के वहां एक कोई डिजिट डालूंगा, लेट्स से मैंने आर डाल दिया 4 वाले पोजीशन पे, तो थर्ड वाले पोजीशन के पास टोटल कितने बचे होंगे लेटर्स आने के लिए, ई पी एल 3 तरीके होंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 4 फैक्टोरियल वेज मतलब 24। फिर क्या बोल रहा है हमारा, विच स्टार्ट्स विथ आर, तो इसमें क्या करूंगा, पहले वाले में फिक्स करूंगा तो सेम वही पहले वाले केस में था, इज इक्वल टू आएगा 24। थर्ड में क्या बोल रहा है, एल को मिडिल में फिक्स करना है, तो अगेन मिडिल में फिक्स कर दिया, तो क्या टोटल हमारे पास 4 वेकेंट पोजीशन बचे हैं और उसमें हमको 4 चीजों को डालना है, आर ई पी एल, आर ई पी और वाई को। तो टोटल बेस कितने हो जाएंगे, अगेन 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। लास्ट में क्या बोल रहा है, स्टार्ट्स विथ आर एंड्स विथ वाई, आर फिक्स हो गया, वाई फिक्स हो गया, बच कितना गया हमारे पास, बीच के तीनों बच गए। और लेटर क्या क्या बचे हमारे पास, ई पी एल। तो अगर मैं थर्ड आर के बगल वाला पोजीशन देखूं तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, वहां या तो ई आ जाए या पी आ जाए या एल आ जाए, 3 तरीका।
कोई एक आके उसमें बैठ गया, लेट से ई आके वहां चला गया, तो जो आर के बगल वाला पोजीशन है दैट इज सेकंड के ऊपर वाला, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, उसके पास या तो पी आई या एल आई, मतलब 2 वेज। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे इस केस में, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैंडिडेट बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अगेन अरेंज करना है इनको, और हमको इस बार क्या चाहिए कि जितने वॉवेल्स है वो एक साथ आए। तो वॉवेल्स यहाँ पे हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए आई ए ई, 2 बार ए है, आई है और ई है, तो जो बच गया वो क्या हो गया हमारे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में भी हमारे पास क्या है, सी एन और डी है हमारे पास 2 बार। अब क्या कह रहा है, इस वॉवेल्स को हमको ऐसे अरेंज करना है इन लेटर्स को, सो दैट वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहे। टोटल हमारे पास यहाँ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास वॉवेल्स और 5 है हमारे पास कॉन्सोनेंट। तो अगर मैं डैश बनाऊं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 9। अब मेरे को बोला क्या है कि वॉवेल्स मेरे को हमेशा एक साथ रखना है, दैट इज अगल बगल रहे और एक साथ रहे, चारों एक साथ। तो मैं अगर कहूँ कि वॉवेल वहां पे है तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल अगर बना लूं। अब अगर मैं बोलूं कि वॉवेल्स टोटल कितने जगह पे हो सकते हैं, तो अगर इनको एक साथ रहना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पूरे बॉक्स को एक साथ मूव करना पड़ेगा, तभी ये एक साथ रहेंगे। तो ये जो पर्पल वाली लाइन है ये कितने जगह पे रह सकती है, ये टोटल रह सकती है अभी इस करंट पोजीशन पे 1, फिर उसके बाद एक और शिफ्ट होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मतलब वॉवेल्स के पास कितना जगह है जाने के लिए, कितने तरीके से वो जा सकता है, 6 तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स, और वॉवेल का पोजीशन अरेंज किया मैंने, 6 जगह में आया। अब उसके बाद एक अगर मैंने वॉवेल का पोजीशन फिक्स कर दिया, तो इंटरनली मुझे वॉवेल्स में क्या है, ए आई ए ई, इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, टोटल 4 जगह है, 4 चीज़ों को अरेंज करना है तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। लेकिन ए और ए क्या है, रिपीट हो रहा है 2 बार, तो उसे डिवाइड किया मैंने, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12। अब इसके बाद आता है मेरा कॉन्सोनेंट, टोटल 5 कॉन्सोनेंट बचे हैं, इनको मुझे क्या करना है, 5 जगह में अरेंज करना है, जो भी बचे हुए जगह है उन जगह में अरेंज करूंगा। लेकिन इसमें डी और डी 2 बार है, तो उसका मेरे को क्या रिपीटिशन हटाना पड़ेगा, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करूंगा, तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 60। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास, सबसे पहले हमने वॉवेल्स को सेट किया 6 तरीके से, फिर उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट को सेट किया, कितने तरीके से हो गया, 60 तरीके से होना चाहिए, किससे 120 से, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 किया क्योंकि डी 2 बार आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट सेट करने का तरीका हो गया 60, और वॉवेल्स को इंटरनली हमको अरेंज करने का तरीका कितना है 12, तो 6 इंटू 12 इंटू 60 हमारा टोटल अरेंजमेंट आ गया कितना 4320। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने सारे तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट 3 आर्टिस्ट, 2 डॉक्टर और 4 लॉयर ये एक रो में बैठे और सेम प्रोफेशन वाले लोग सेम जगह बैठे। मतलब मेरे पास है क्या, A1 A2 A3 D1 D2 और L1 L2 L3 L4, ये चार हमारे पास, ये सारे लोग हैं। 3 हमारे पास आर्टिस्ट, 2 हमारे पास डॉक्टर और 4 है हमारे पास लॉयर। अरेंज इनको करना है ऐसे सो दैट ये एक साथ ही बैठे, मतलब ए एक साथ रहे, डी डी एक साथ रहे और चारों वेल एक साथ रहे। तो हमारे पास टोटल ऐसे कितने प्रोफेशंस हैं, हमारे पास 3 प्रोफेशन है, इनको अरेंज करना है हमको। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोफेशंस है जो हमारा बॉक्स के अंदर, उनको इंटरनली भी अरेंज करना पड़ेगा हमको। फॉर एग्जांपल हमारे पास A1 A2 A3, तो इसके अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास हो सकता है 1 2 3, हमारे पास होता है 1 3 2, हमारे पास हो सकता है 2 1 3, ऐसे करके हमारे पास कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, टोटल 6। क्योंकि अगर मैं A1 देखूं, A1 वाला स्पॉट पे, तो वहां क्या क्या आ सकता है, वहां आ सकता है 1, वहां आ सकता है 2, वहां आ सकता है 3। कोई भी एक चीज वहां चला गया, लेट्स से 1 चला गया, तो बन गया हमारे पास A1। बचा क्या, A2 वाला जगह, A2 वाले जगह में क्या क्या आ सकता है, A1 तो चला गया, तो बचा क्या, A2 और A3, मतलब 2 चीज बची है। तो पहले में थी 3 चीज, दूसरे में कितना आ गया, 3 तरीका, पहले में था 3 तरीका, दूसरे में कितना 2 तरीका, 3 इंटू 6, तो आ गया क्या, वेज टू अरेंज आर्टिस्ट 3 फैक्टोरियल। डॉक्टर को कितने 2 हैं, तो या तो D1 D2 रहे या D2 D1 बैठे, 2 ही तरीके हैं। और वैसे ही लॉयर करने का कितना तरीका हो गया, 4 तरीका। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास, पहले प्रोफेशन को अरेंज किया, तो उसके बाद इंटरनली इन लोगों को आपस में अरेंज किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1728। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स सिट इन अ रो, इफ 2 गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, फाइंड ऑल पॉसिबल वेज फॉर सच एन इवेंट। टोटल 6 लोग हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठेंगी, इनको अरेंज करना है आपस में। तो क्या है हमारे पास G1 G2 B1 B2 B3 B4। टोटल अब हमारे पास अरेंज करने के लिए चीज़ कितनी होगा, टोटल हमारे पास अरेंज करने के लिए खाली 5 चीज़ है। क्यों, क्योंकि मेरे को G1 और G2 को तो एक साथ ही बैठाना है, तो मैं क्यों ना इनको एक ही चीज़ की तरह ट्रीट करूं, सो दैट जब भी मैं अरेंज करूंगा तो क्या होगा, B1 B2 B3 B4 और G1 G2 ये सब आपस में अरेंज होंगे और G1 और G2 एक साथ रहेगा। फिर मैं एंड में आके क्या कर लूंगा, मैं बोलूंगा क्या, G1 G2 बैठा है, एक और तरीका है कि G2 G1 बैठे। तो इंटरनली अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, मतलब
इसको मैं पूरे को 5 फैक्टोरियल को से वे से इन पांचों को अरेंज करूंगा, B1 B2 B3 B4 और इस रेड रेक्टेंगल को, एंड देन उसके बाद रेड रेक्टेंगल को मैं इंटरनली अरेंज कर लूंगा। तो क्या आ गया मेरे पास, अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल और अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इनसाइड इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। टोटल हमारे पास अरेंजमेंट कितने आ गए, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 240। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है क्या, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 6 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 मेल एंड 5 फीमेल प्लेयर्स। आपके पास 5 मेल है 5 फीमेल है, आपको 6 प्लेयर का टीम बनाना है। तो क्या क्या तरीके पॉसिबल है, तरीका पॉसिबल है कि क्या 5 मेल लो 1 फीमेल, 4 मेल 2 फीमेल, 3 मेल 3 फीमेल, 2 मेल 4 फीमेल और 1 मेल और 5 फीमेल। अब पहले वाले केस में आपके पास टोटल मेल हैं कितने, 5, और 5 में से आपको कितने उठाने हैं, 5 कितना तरीका हुआ, 5C1 5C5 मतलब इज इक्वल्स टू 1। दूसरे में आपके पास क्या है, आपके पास एक फीमेल आपको चाहिए, आपके पास टोटल है कितनी, 5 फीमेल्स, कितने तरीके से आप उठा सकते हो, 5C1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो 5C5 इंटू 5C1 आ गया हमारे पास क्या, 5। सिमिलरली 4M और 2F में क्या हो जाएगा हमारे पास, 5C4 एंड 5C2, 5C3 5C3 5C2 5C4, एंड में हमारे पास आ गया 5C1 एंड 5C1। सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, सॉल्व किया, लास्ट में ऐड कर दूंगा, मेरे पास टोटल वेज कितने आ गए, 210 वेज टू फॉर्म टीम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 पर्टिकुलर बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड ऑलवेज, then in how many ways can 6 boys be chosen from a total of 11 boys। अब मैंने 2 बॉय तो सिलेक्ट कर ही लिए टोटल 11 में से, तो बचे कितने हैं मेरे पास, अब क्या करना है, मेरे को 4 बॉय सिलेक्ट करने हैं 9 में से। तो वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 9C4 विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 126। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। एक रैंडम बॉल निकाल रहे हैं, पूछ रहा है क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट व्हाइट। व्हाइट नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या आ जाएगा, टोटल व्हाइट हमारे पास है कितने, 6 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 6 प्लस ब्लू प्लस 3 मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6। टोटल आउटकम क्या है, मतलब टोटल क्या क्या हो सकता है, या 6 तरीके हैं जिससे व्हाइट बॉल आ सकते हैं, 2 तरीके से ब्लैक बॉल और 3 तरीके से रेड बॉल आ सकते हैं। मतलब सिलेक्शन में टोटल आउटकम क्या होंगे हमारे पास, 6 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 11। सो पी ऑफ व्हाइट इज इक्वल्स टू 6/11। सो पी ऑफ नॉट व्हाइट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/11 विच इज इक्वल्स टू 5/11। क्वेश्चन में है कि देयर आर 4 ब्लैक 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स। इफ 2 आर सिलेक्टेड रैंडमली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग सेम कलर। मतलब आपको 2 बॉल निकालना है और प्रोबेबिलिटी बताना है कि दोनों का कलर क्या हो, सेम हो। तो 3 ही ऑप्शन है, पहला क्या होना चाहिए कि पहला आ जाए ब्लैक ब्लैक, दूसरा ऑप्शन क्या आ जाए रेड रेड, और तीसरा ऑप्शन क्या आ जाए ग्रीन ग्रीन, मतलब BB RR एंड GG। ये हमारे पास 3 केस है। अब पहले वाले केस में मुझे क्या चाहिए, पहला सेलेक्ट करूं ब्लैक आए और दूसरा सेलेक्ट करूं वो भी ब्लैक आए। तो पहला सेलेक्ट करूं और ब्लैक आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ब्लैक है कितना, 4 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं, 5 प्लस 3 प्लस 4। पहला मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर दिया, अब चाहिए क्या, दूसरा भी ब्लैक ही हो। तो अब ब्लैक बचे कितने हैं, 4 तो पहले थे, 1 सेलेक्ट कर लिया, बचे हैं 3। तो 3 डिवाइडेड बाई वापस नीचे, टोटल अब कितने बॉल्स बच रहे हैं हमारे पास, 3 ब्लैक, क्योंकि 1 ब्लैक सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 3 ब्लैक प्लस 3 रेड प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4/12 इंटू 3/11। इधर हो गया मेरे पास 3/12 इंटू 2/11। ग्रीन ग्रीन में हो गया क्या, 5/12 इंटू 4/11 इज इक्वल्स टू आए सारे प्रोबेबिलिटीज, मैं सबको ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा P ऑफ सेम कलर इज इक्वल्स टू 1/11 प्लस 1/22 प्लस 5/33 इज इक्वल्स टू 19/66। अब क्वेश्चन है कि यह जार कंटेन्स 6 white 8 black 4 red and 3 blue marbles। If a single marble is chosen at random, what is the probability that the marble is black or blue? या तो ब्लैक हो या ब्लू हो, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा होगा, वो आउटकम जब हम ब्लैक सेलेक्ट करें और ब्लू सेलेक्ट करें। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ ब्लैक और ब्लू इज इक्वल्स टू ब्लैक प्लस ब्लू डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारे पास ब्लैक कितने हैं 8, टोटल हमारे पास ब्लू कितने हैं 3, तो मतलब 11 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 11/21। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 2 फ्रेंड्स A and B, दे अपीयर इन एन इंटरव्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A सिलेक्शन इज 1/8 and that of B selection is 1/4. What is the probability that both of them will be selected? हमको क्या चाहिए, A भी सेलेक्ट हो जाए B भी सेलेक्ट हो जाए। A की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PA दिया हुआ हमारे पास, P भी दिया है, दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 इंटू 1/4 मतलब 1/32। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सेलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5, मतलब वाइफ सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5।
बोल रहा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्ट, नहीं दोनों सेलेक्ट होने चाहिए या फिर ऐसा ना हो कि दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हो, मतलब एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। तो क्या क्या केस है कि हस्बैंड सेलेक्ट हो वाइफ रिजेक्ट, या फिर हस्बैंड रिजेक्ट हो और वाइफ सेलेक्ट, दो ही केस है। पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हस्बैंड सेलेक्ट होने की है 1/7, वाइफ के सेलेक्ट होने की है 1/7, मतलब रिजेक्ट होने की कितनी हो जाएगी 4/5। तो 1/7 इंटू 4/5 हो गया हमारा पहला, दैट इज 4/35। दूसरे केस में क्या है, हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, तो नहीं होने की क्या है 6/7, इंटू वाइफ के सेलेक्ट होने की क्या 1/4, तो क्या हो गया 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 35, मतलब 6/35। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गया हमारी सिर्फ एक के होने की 4/35 प्लस 6/35, मतलब 2/7। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्पीक्स द ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स, 5 बार सही बोलता है 7 टाइम में से, और बी का बता रखा है कि ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/9। बोल रहा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट्स। अगर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो एक कुछ बोलेगा दूसरा उसका उल्टा बोलेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। पॉसिबल उसके लिए केसेस क्या है, पहला केस ये है कि ए सच बोल रहा हो बी झूठ बोल रहा हो, या फिर ए झूठ बोल रहा हो और बी सच बोल रहा हो। यही दो केसेस है, इन्हीं केस में ये लोग दोनों आपको एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/9, तो वो उसके सच बोलने की, तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी 1/9। वैसे ही सिमिलरली ए के झूठ बोलने की क्या हो जाएगी 5/7 है क्या सच बोलने की, तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी 1 - 5/7, मतलब 2/7। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, आगे ऊपर हमारे पास 5/7 1/9, नीचे 2/7 एंड 8/9। 5/63 प्लस 16/63 आ गया हमारा पी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब 21/63 इज इक्वल्स टू 1/3। Question says find the probability that a number selected from the numbers 1 to 25 is a prime number when each of the given number is equally likelihood to be selected। 1 से 25 तक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर आपको सेलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि प्राइम है। पहले तो 1 से 25 के बीच में टोटल प्राइम है हमारे पास कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, मतलब टोटल 9 प्राइम नंबर्स है हमारे पास 1 से 25 के बीच में। टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, हम 1 से 25 के बीच में कुछ भी उठा सकते हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 25। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास प्राइम आने के 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ऑफ प्राइम की 9/25। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 200, 1 से 200 लिखा है, रैंडमली एक नंबर उठाए हैं। बोल क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और 9, मतलब या तो 6 का मल्टीपल हो या 9 का मल्टीपल हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 6 का मल्टीपल हो या 9 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 के मल्टीपल कितने सारे नंबर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर देखेंगे 9 के कितने सारे नंबर्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो 9 के मल्टीपल हो। फिर हमको उनमें से माइनस करना पड़ेगा ऐसे नंबर जो 6 के भी मल्टीपल हो और 9 के भी मल्टीपल हो, मतलब इनका एलसीएम क्या होगा 6 और 9 को 18, मतलब 18 के मल्टीपल से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जब 6 के मल्टीपल को एक बार देख लिया और एक बार 9 के मल्टीपल को देख लिया, तो ऐसे भी नंबर होंगे जो 6 और 9 दोनों के मल्टीपल होंगे और दोनों ओवरलैप हो रहे होंगे, तो 2 बार काउंट हो गया होगा, तो उसको इसलिए मैंने एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो P ऑफ 6 और 9 इज इक्वल्स टू हो गया P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 9 माइनस P ऑफ LCM विच इज इक्वल्स टू P ऑफ 18। तो P ऑफ 6 चाहिए मेरे को, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से 200 तक। तो सबसे पहला कौन सा आएगा हमारे पास 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 18, ऐसे करके जाते जाएगा। हमको देखना है ऐसे कितने सारे नंबर है। तो अगर मैं 200 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आता है मेरे पास आता है 198 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब अगर मैं 200 को 6 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है 33 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब अगर 6 को 33 से मल्टीप्लाई कियूं तो मेरे पास आया 198। मतलब मैं जब 6 का टेबल पढ़ूंगा तो 1 से लेकर 33 तक आऊंगा, तो इधर मेरा 6 12 18 ऐसे करके आएगा 6 से 198। ऐसे टोटल नंबर कितने होंगे हमारे पास 6 12 18 ऐसे करके 198 तक 1 से 33, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं 33 नंबर्स। प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या हो गई हमारे पास 6 का मल्टीपल 33 बाई टोटल है हमारे पास कितना 1 से 200 मतलब 200, तो 33/200। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9, और मैं 200 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 22 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 198। तो इसमें कितने नंबर हो गए हमारे पास 9 के मल्टीपल 22 नंबर 1 से 22 तक। तो P ऑफ 9 क्या हो गया 22 डिवाइडेड बाई 200। अब मेरे को क्या चाहिए माइनस करना है P ऑफ 18। 18 के लिए क्या होना 18 इंटू 1 और 18 इंटू 11, अगेन 198 आया। तो टोटल हमारे पास 18 के कितने नंबर होंगे मल्टीपल, टोटल होंगे हमारे पास 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 200। अब इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा ऊपर वाले उसमें, P ऑफ 6 और 9 मेरा क्या आ गया 33 प्लस 22 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 44/200, मतलब 11/50। क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर इवेंट्स विथ PA इज इक्वल्स टू 3/8, मतलब A के होने की प्रोबेबिलिटी है 3/8
बी के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू 1/4। फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में हमने देखा है क्या, हमें पता है कि पी ऑफ ए अंडर पी ऑफ ए इन यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, अगर हम दो वेन डायग्राम बनाते हैं तो ए और बी दोनों को अगर मैं पूरे फिगर को ऐड कर दूं तो वो आता है मेरे पास ए यूनियन बी। और बाहर मेरे पास क्या रहता है, बाहर मेरे पास वो वाले आइटम रहते हैं जो ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है। और अगर मैं सबको ऐड कर दूं, बाहर वाले आइटम को और अंदर वाले आइटम को, तो मेरे पास बन के आता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अंदर क्या होगा, मेरे पास ए होगा, अंदर होगा मेरे पास बी, उन दोनों के बीच में कुछ एक ओवरलैप भी होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी के मतलब मेरी ये दोनों सर्कल के अंदर जो टोटल एरिया कवर्ड है ये हो गया ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को मिला के। इसके अलावा जो बाहर की चीजें हैं वो क्या होंगी, ए जो ए के अंदर जो ए होने की चीजें हैं वो होंगी ए के अंदर, बी होने के अंदर बी होने वाली चीजें बी के अंदर, और जो चीजें ए के अंदर नहीं है और बी के अंदर नहीं है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ना वो ए है ना वो बी है, मतलब ए नॉट है और बी नॉट है और दोनों एक साथ हो रही है, मतलब ना ही वो पी ए है और ना ही पी बी है, मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हमारे पास बाहर है। तो अब मैंने कहा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ए इंटरसेक्शन पी नॉट बी। पी नॉट ए इंटरसेक्शन पी नॉट बी मेरे को दे रखा है इज इक्वल टू 1/4। तो मेरे पास पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 3/4। अब पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस बी बी माइनस ओवरलैप, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बी पूछा है, यूनियन बी मैंने निकाल लिया, सब्सटीट्यूट करूंगा 3/4 इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे मेरे पास इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/8।